Okay, so hello everyone and welcome back to my another video. तो आप लोगों ने पिछले शॉर्ट में करना पड़ता है ठीक है। हाँ तो अब काम बात करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पिछले शॉर्ट में हमने देखा था कि लेक्चर हो गई थी डिले और उसका कारण था माइक्रोफोन। तो यार बेसिकली हुआ क्या कि माइक्रोफोन था थोड़ा चीप क्वालिटी का जिसमें कि वॉइस भी अच्छे से नहीं आ रही थी और प्लस से माइक्रोफोन में क्या हुआ कि तीन 4 दिन में प्रॉब्लम आ गई। इसी कारण उस माइक्रोफोन को मैंने रिटर्न करवा दिया है और 3-4 दिन आप लोगों को थोड़ा कष्ट करना होगा। कष्ट किस बात का कि बैकग्राउंड में आपको थोड़ी फैन की नॉइज आएगी, थोड़ी क्या बहुत ही आएगी फैन की नॉइज, क्योंकि माइक्रोफोन है नहीं, फोन के माइक से काम चलेगा। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों का चलने वाला है आज चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है जी। तो चैप्टर को बढ़ाने से पहले एक छोटा सा काम कर लेता हूँ, पानी का बोतल ले आता हूँ। ओके, सो वाटर अभी आ चुका है। तो हमारा है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब भैया आप लोगों को 3-4 दिन इस नॉइज के साथ क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि भैया माइक्रोफोन अभी है नहीं और गर्मी इतनी है पंखे में पसीना आ रहा है। ठीक है, तो बोले भैया नहीं आप गलत पढ़ा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो भैया अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो पेयर ऑफ है इस पेयर ऑफ को करते हैं थोड़ा सा साइड, इसे अभी के लिए थोड़ा सा दूर फेंक देते हैं। इस पेयर को हम लोग यहाँ पर भी रखते हैं, तो थोड़ा साइड ही है, तो अभी इसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब भैया हमें देखना है कि ये कह रहा है भैया 2 वेरिएबल, दूसरा कलर ग्रीन कलर। हाँ, तो अब देखो कि कह रहा है यहाँ पे भैया 2 वेरिएबल्स है, तो भैया एक वेरिएबल ले लेते हैं x और एक वेरिएबल ले लेते हैं y। तो भैया यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हो गया। क्या बोल रहा है भैया लीनियर। अब मैंने पॉलिनोमियल्स में बताया था कि लीनियर होता क्या है। अब भैया लीनियर हो गया जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 1 हो वो हो गया भैया लीनियर, यानी कि इसकी डिग्री हो गई कितनी 1 हो गई। अब भैया इक्वेशन मतलब कि कोई भी 2 वेरिएबल है जिनको प्लस माइनस के साथ जोड़ के उनका कोई फिक्स्ड वैल्यू आता है, तो ये क्या हो गया भैया, दिस इज एन इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब कि ऐसा इक्वेशन जिसका पावर 1 रहे और प्लस माइनस के साइन के साथ उसमें दो कोई भी वेरिएबल है, दो कोई भी इन द सेंस की मेन वेरिएबल रहेगा x और y, मेन वेरिएबल रहेगा x एंड y। ठीक है, ये देखो बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी आ रही होगी तो इग्नोर करना। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा मेन वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है भैया, अब ये आगे अगर देखें तो आगे हमें इस इक्वेशन के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करना है।
अब भैया इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस by इज इक्वल टू सी। अरे भैया वही फॉर्म तो है, टू वेरिएबल्स पावर वन एंड प्लस इक्वल टू के साथ बन गया भैया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। सो वी कैन राइट दैट ax plus by is equal to c is an linear equation in two variable। अब भैया अगर मैं बोल दूं कि इसमें a1x plus b1y is equal to, अगर मैं c1 कर दूं तो भैया ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। और अगर मैं a2x plus b2y is equal to c2 अगर मैं कर दूं, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब भैया यहाँ पर वैल्यू a1 है, ये a2 है, तो a की कोई डिफरेंट वैल्यू होगी। वैसे ही b1 b2 तो b1 और b2 की कोई डिफरेंट वैल्यू होगी। अगर मान लो a है हमारा 5 और a2 हो गया हमारा कोई भी वैल्यू हो गया, जैसे 4 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, कोई भी वैल्यू हो गया। वैसे 5 का भी कोई भी वैल्यू, a1 का कोई भी वैल्यू हो गया। तो इसी के बेसिस पे हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है उस पे सिर्फ और सिर्फ ये कांसेप्ट है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब भैया हमें बोल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो भैया पेयर ऑफ ये क्या कहने का मतलब है, इसका कहने का क्या मतलब है। अब भैया अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एक शूज चाहिए, एक क्या चाहिए, शूज चाहिए, तो भैया ये जो शूज क्या हुए ना, शू हो गया क्या, एक जूता, एक कैसे बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ बढ़िया, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ तो ये क्या हमारा बन गया, एक जूता बन गया जी। अगर मैं बोलूं कि भैया मुझे एक जूता चाहिए, तो इसका क्या मतलब हो गया कि एक जूता ये हो गया। अब अगर मैं वही कहूं कि मुझे एक पेयर ऑफ शूज चाहिए, पेयर ऑफ शूज, आप लोग जो पहनते हो वो शूज तो नहीं होता है, वो क्या होता है, शूज का पेयर होता है, यानी कि दो जूते मिलके बनते हैं एक पूरे शूज के सेट। एक पूरे शूज के क्या बनते हैं, वो सेट बन जाते हैं भैया, क्या बनते हैं, एक पूरे जूते के वो बन जाते हैं जी सेट, ठीक है। तो भैया ये दो जूते मिलके बन गए आपके पेयर ऑफ शूज, समझ में बात। तो वैसे ही अगर मैं शूज कहूं तो भैया एक हुआ, और पेयर ऑफ शूज कहूं तो क्या होंगे, दोनों जूते के जोड़ी बन जाएंगे। तो उसी तरह इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में क्या है कि यहां पे हमने दो वेरिएबल्स के साथ हमने एक ये इक्वेशन बनाया, और सेम उसी दो वेरिएबल के साथ हमने ये इक्वेशन बनाया। अब भैया दोनों एक चीज है। अब भाई अगर तुम जूते पहनते हो तो जूते में ऐसा तो नहीं ना है कि एक जूता है भैया हमारा ब्लू कलर का और एक जूता पहन रहे हैं भैया रेड कलर, ऐसा तो कभी नहीं होता। या तो दोनों ब्लू होता है, या तो दोनों रेड होता है, या तो दोनों ब्लैक होता है, या तो दोनों व्हाइट होता है, या तो दोनों ब्लैक नहीं तो दोनों व्हाइट, नहीं तो इन सभी में से कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनता है उनका। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है कि सेम वेरिएबल्स के साथ सेम वेरिएबल्स और सेम इनके कोएफिशिएंट्स के साथ, सेम तो नहीं कहेंगे, मतलब सेम वेरिएबल के साथ जो पेयर बन रहा है, मतलब क्या बोलना था भूल गए, सेम वेरिएबल के साथ जो दो इक्वेशन बन रहा है, उसे हम लोग क्या करेंगे, पेयर। इसका एग्जांपल मिटाते हैं, एग्जांपल देने के लिए दे दिया था मैंने, इसे मिटाते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स,
अब भैया समझ में आई बात की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर क्यों कहला रहा है। पूरा चैप्टर का कंसेप्ट बस इतना सा है। अब इसी के बेसिस पे हमारा पूरा चैप्टर है। तो अब भैया ऊपर की चीजों को मिटा के अब मेन चीज को हम लोग थोड़ा साइड में लिखते हैं, क्योंकि उसी से हमारा हर एक चीज सॉल्व होने वाला है। समझ में आई बात कि कैसे क्या हुआ क्यों हुआ। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। इसे लिख लेते हैं साइड में a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c और a2x प्लस b2y इज इक्वल c1 यहाँ करो, ये हो गया c2। इस कंसेप्ट को हम लोग रखते हैं थोड़ा सा साइड में। देख लो यही चीज मैंने वहां भी लिख दिया है, क्योंकि आगे हमें इसकी नीड पड़ेगी। अब भैया चैप्टर का कहना क्या है वो तो समझ गए, लेकिन हमारा जो पहला एक्सरसाइज है उसमें हमें भैया दे दिया है क्या, ग्राफ दे दिया है। ग्राफ है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है भैया, ये सब कैसे होता है, क्यों होता है, काहे होता है। तो अगर हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ें तो इनको डिवाइड किया जाता है किसके बेसिस पे, इनको डिवाइड किया जाता है रेशियोज में। कहने का मतलब कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसके जो पेयर बन रहे हैं इनको क्या किया जाता है भैया, रेशियोज में बांटा जाता है। अब रेशियो में कैसे बांटते हैं वो जानते हैं। अब जैसे मान लो कोई भैया ग्राफ, कोई भैया ग्राफ है। अब भैया ग्राफ में एक हमारा आया ये पॉइंट, एक हमारा आया ये पॉइंट, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। दोनों को क्या कर दिया, दोनों को हमने मिला दिया। अब भैया एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट आ रहा है भैया यहाँ पे, अब इसको भी मिला देंगे, इसको भी मिला देंगे। तो अब जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है ना, ये जो ये पॉइंट यहाँ पर कट हो रहा है ना, ये टच हो रहा है, कट हो रहा है, जो बोलो, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा भैया इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि भैया ये दोनों लाइन आगे बढ़ते जाएंगे और भैया ये तो एक पॉइंट पे कट कर गया है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। कि भैया दो लाइंस जा रहे हैं, उन्होंने कट कर दिया एक पॉइंट पे, तो भैया ये एक सॉल्यूशन आ गया। अब भैया वो सॉल्यूशन आया कैसे, वो सॉल्यूशन आया कैसे, तो देखो केस क्लास, हाँ तो अब देखो क्या, देखो देखो भैया केस वन, केस वन हमारा क्या कह रहा है कि a1x प्लस b1y और प्लस c, अगर मैं 0 भी लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है भैया, सही बात है, c1 कर देते हैं, या फिर इसको यहाँ पर भी वही कर देते हैं, बात बराबर ही आएगा, बात बराबर ही आएगा, चाहे इधर लिखो या उधर लिखो। c क्या है, c1 है और c2 इज एन कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट क्या, अगर लेफ्ट भी लिखा रहे या राइट भी लिखा रहे तो सॉल्व करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट फॉर क्लैरिफिकेशंस ये बेसिकली इस फॉर्म में रहता है, एंड c1 इज एन कांस्टेंट टर्म। तो अगर उसे लेफ्ट साइड लिखो या राइट साइड लिखो उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया हमारे पास है एक इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है भैया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। भैया ये है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मान लो, मेरे को इसको सॉल्यूशन बताना है और मेरे को उतना लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं करना है कि भैया
अब भैया हम ग्राफ बनाएंगे, फिर उसका x लिखेंगे, x में भैया वैल्यू 1 डालेंगे, 2 डालेंगे या फिर -1 डालेंगे। एक में भैया y का वैल्यू आ रहा है 2 और एक में भैया y का वैल्यू आ रहा है 3। अब भैया हम इतना सॉल्यूशन, एक पेज का सॉल्यूशन लिखने के बाद हम उसको प्लॉट करेंगे। अब भैया अगर इतना सॉल्व करने के बाद भी हमारा सॉल्यूशन नहीं आया तो फिर क्या हो गया, हमारा पूरा भैया टाइम बर्बाद। अगर मान लो सॉल्यूशन नहीं आया, पैरेलल हो गया, तो भैया पैरेलल हो गया तो एक सीध में जाएगा, दोनों क्या होगा, एक सीध में जाएगा, कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा कि भैया सॉल्यूशन नहीं आया, इतनी मेहनत करनी फालतू में। अब अगर मैं वहीं पे कह दूं, वहीं पर मैं अगर कह दूं कि अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ जो तुम्हारे बुक में भी दिया है, उससे तुम एक बार में पता लगा लोगे कि हाँ इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। वो कैसे, ये जानते हैं। केस 1 में अगर हमेरा कोई है, जैसे मान लेते हैं 5x, दो इक्वेशन हमारे पास है, पहला है 5x + 6y = 21। क्या है भैया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं कह दूं 10x - 21y = 17, ये हमारा भैया इक्वेशन नंबर 2। क्या भैया, इक्वेशन नंबर 2। तो भैया पहले हम लोग x और y को देखते हैं। तो भैया a1 यहाँ पर क्या है, a1 5 है, a2 क्या है, a2 10 है। तो हम लोग इसे लिख देंगे क्या, a1/a2 = 5/10। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारा 1/2। अब भैया यहाँ पर b1/b2 देखते हैं। b1 क्या है भैया, b1 है 6, तो 6 उतार लिए। b2 क्या है, b2 21 है, बिल्कुल गलत। b2 है यहाँ पे -21। ध्यान में रखना, कोई भी इक्वेशन का फॉर्म होता है a + b + c + d, या जितना भी लंबा इक्वेशन हो। हमारे केस में यहाँ पर इतना बड़ा इक्वेशन है तो हम लोग लिखेंगे a + b + c। तो क्या ना होता है कि पॉजिटिव फॉर्म में होता है भैया, नेगेटिव फॉर्म में वो तब आएगा जब उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब अगर मैं कह दूं कि यहाँ -b है, a + -b + c, तो a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया a - b + c। आई बात समझ में, a - b + c। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया भैया -21। अब अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 7 = 21। तो भैया ये माइनस हमें पता है कि माइनस डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखता है, डिनोमिनेटर में माइनस कहीं से भी नहीं रहेगा। जहां डिनोमिनेटर में माइनस मिले उसको न्यूमरेटर में डाल दो। अगर नीचे में भैया माइनस है तो उसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दो, तो उसको ऊपर भेज दो और नीचे वाला को पॉजिटिव बना दो। और अगर भैया पॉजिटिव है तो भैया वो पॉजिटिव रहेगा, इसका कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन अगर नीचे में नेगेटिव साइन है तो उस नेगेटिव साइन को ऊपर भेज देना है हमेशा, और न्यूमरेटर को बना देना है क्या, नेगेटिव। तो भैया यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो इसे हम न्यूमरेटर में भेज देंगे, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -2/7। तो इससे हमारे को पता चल रहा है, हमने क्या लिया है, सिर्फ दो टर्म के बारे में लिया है, x और y के बारे में, दोनों वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, क्या लिया हमने, दोनों वेरिएबल्स के बारे में। या फिर अगर बोलोगे तो c1 भी निकाल लेते हैं। ठीक है जी, c1/c2 = c1 क्या है भैया 21, c2 क्या है, c2 is 17। अब भैया मुझे बताओ कि ये कहीं से भी कट रहा है, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर, 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर, भैया कहीं से भी नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो इसका फॉर्म तो भैया यही रहेगा। अब मुझे इसमें और इसमें बताओ कि क्या फर्क है, इस तीनों में क्या फर्क है। तो भैया हमें दिख रहा है कि a1/a2 जो है वो ना तो b1/b2 के इक्वल है, और ना a1/a2 और b1/b2 c1/c2 के इक्वल है। तीनों भैया अलग अलग वैल्यू हैं। तो अगर हम c1/c2 को छोड़ दें और अगर हम लोग सिर्फ x और y वाला लें
तो अगर हमारा सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है तो इसे हमें यूं पता चल जाएगा कि दिस इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ध्यान से सुनना, अगर a1/a2 b1/b2 के नहीं हो, और अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं भैया ऐसे और भी देख लेते हैं, तो अगर a1/a2 b1/b2 के नहीं हो और वो c1/c2 के भी इक्वल ना हो तो उसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बट इन दिस केस हम लोग c1/c2 को इग्नोर मारते हैं, c1/c2 का इसमें कोई रोल नहीं है, c1/c2 हमेशा से अधूरा रह जाता है सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में, हमेशा c1/c2 इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में हमेशा अधूरा बन जाता है। और a1/a2 b1/b2 के नॉट इक्वल को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं रहे तो हमें साफ साफ पता चल जाता है कि इट इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। हमें सिर्फ ये देखना है, दिस इज आवर डिराइव्ड फॉर्मूला। अगर हमें कोई दो इक्वेशन दिया हुआ है, लेट द इक्वेशन बी 6x + 12y = 6 नहीं लेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 7 और ये 13x - 21y = 10। तो भैया यहाँ पर फिर से वही खेला, 6/13 a1/a2 हो गया, b1/b2 देख लेते हैं, b1/b2 12/21 - 21 तो 3 4 जा बाय 7 जा -4/7। a1/a2 कहीं से भी b1/b2 के इक्वल नहीं है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल कहीं से भी नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसका लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और अभी मैंने ग्राफ की मदद से बताया कि जहां पर भी अगर इंटरसेक्ट करे, जैसे ही अगर इंटरसेक्ट कर जाए, मान लो अगर इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गया तो फिर ये पॉइंट इसके लिए एक सिंगल सॉल्यूशन बना रहा है। तो मतलब कि इसका जो सॉल्यूशन निकले, थोड़ा पानी पी लिया जाए। तो ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ना, इस पॉइंट पे जो ये इंटरसेक्ट करेगा तो भैया एक पॉइंट पे इसका आंसर आ रहा है। तो अगर एक पॉइंट पे इसका आंसर आ रहा है तो उसका क्या कोई फिक्स सॉल्यूशन तो नहीं है, उसके अलग अलग सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अगर भैया 7,4 आ रहा है, कभी 4,7 आ रहा है, कभी 12,3 आ रहा है, कभी 6,8 आ रहा है, कभी 2,1 आ रहा है, कभी 1,2 आ रहा है, तो कोई फिक्स तो सॉल्यूशन है नहीं। तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भैया यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर a1/a2 b1/b2 के नहीं ये है इक्वल तो उसका हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसके भैया कोई ना कोई सॉल्यूशन होंगे। और भैया उसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, कभी कोई भी वैल्यू आ सकता है, कभी माइनस में भी वैल्यू आ सकता है, कभी प्लस में भी आ सकता है, कभी दोनों माइनस हो सकते हैं। तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया एक यूनिक सॉल्यूशन, इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन कितने आएंगे, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा इसका जो कि यूनिक रहेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा जो कि कुछ भी हो सकता है, मतलब इट इज एन यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज एन यूनिक सॉल्यूशन। तो भैया अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस फॉर्मूला से, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है और वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गया तो उसका कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा और उसकी हर एक सॉल्यूशन की वैल्यू अलग अलग होगी। तो दिस हैज एन यूनिक सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब बताइए किसी को कोई परेशानी, अगर नहीं तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
एक चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, जो भी चीज आएगी वो हमेशा इसमें आएगी और इसमें, दोनों तो बराबर ही, वो हमेशा इस फॉर्म में आएगी। अब भैया केस 1 हमारा हो गया यहीं पे खत्म। अब आते हैं भैया केस 2 पे। किस पे? केस 2 पे। तो केस 2 में क्या हो गया? अब हमारा केस 1 में तो a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2 आ गया। अब केस 2 में क्या हो रहा है? अगर हम लोग मान लें कि एक a1x, यानी कि पहला इक्वेशन अगर हम लोग ले लें 15x, पहला इक्वेशन ले लें अगर 15x प्लस 21y इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन अगर मैं कह दूं कि ये हो गया भैया 30x प्लस 42y इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर 2। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें से a1 बाय a2 को निकालते हैं। तो पहला हमें दिख रहा है a1 यहाँ पर 15 है। a1 क्या है भैया? a1 है हमारा 15। डायरेक्ट निकालते हैं तो भैया a1 बाय a2 निकालते हैं सीधे। a1 बाय a2, तो a1 क्या है हमारा? a1 हमारा है कितना? 15। a2 हमारा कितना है? 30। इससे हमें क्या मिलता है भैया? 1/2। अब वापस से इसी तरह हम लोग निकाल देंगे b1 बाय b2। तो b1 बाय b2 कितना हो गया? b1 है हमारा कितना? 21 और b2 है हमारा कितना? 42। इसका भी वैल्यू भैया 1/2 आ गया। अब इसके इस पे ध्यान देना, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ गया, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ गया, गलती से भी अगर आ गया, गलती से तो नहीं होगा, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ गया तो हमें c1 बाय c2 110% निकालना ही पड़ेगा। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ गया तो c1 बाय c2 110% निकालना ही पड़ेगा। तो अब भैया c1 बाय c2 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? c1 बाय c2। तो अगर c1 बाय c2 देखें तो हमारा c1 क्या है भैया? 14 है, बाय c2 क्या है? 28 है। तो अगर इसको भी सॉल्व करें तो कितना आएगा भैया? 1/2 आ गया। अब हमें दिख रहा है कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल तो था ही। अब भैया ये c1 बाय c2 के भी बराबर हो गया। इस केस में अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ जाता है तो हमें c1 बाय c2 हमेशा निकालना ही निकालना है। अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल नहीं आता है तो फिर c1 बाय c2 नहीं निकालना है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला? a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ रहा है। अब जब इक्वल आ गया तो भैया हमको c1 बाय c2 एट एनी कॉस्ट निकालना ही होगा। तो भैया c1 बाय c2 निकाल दे, तो भैया ये भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब अगर कोई भैया ग्राफ है, कोई ग्राफ है, कोई क्या है? ग्राफ है, और अगर उस ग्राफ पे हमारा भैया एक लाइन तो बना ही था, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, जो कि हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन था। फिर आगे हमने देखा कि इस इक्वेशन का भी जो सॉल्यूशन आ रहा है वो भैया एक यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये जो लाइन है अगर हम लोग इसे भी मिला दें, इसे भी क्या करें? मिला दें, ये क्या हो गया भैया? ये मिल गया। एक सॉल्यूशन हमारा इस इक्वेशन का ये आया था, इस इक्वेशन का हमारा
पहला इक्वेशन का हमारा ये और ये सॉल्यूशन आ गया, एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये। दूसरा इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा एक ये आ गया और एक आ गया ये सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गए कि दोनों एक ही लाइन पे जा रहे हैं, मतलब एक सॉल्यूशन का ये और दूसरा क्या हो गया भैया ये। तो हमें दिख रहा है कि एक ही पे चढ़ गया है दोनों, एक पे ही दोनों चढ़ गया है। अब भैया जब ये दोनों चढ़ गया है एक के ऊपर, तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कि एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है लाइन। तो जब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ा हुआ हो तो उसे हम लोग क्या ठहरा देंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। तो भैया कोइंसिडेंट लाइंस तो हमारा भैया हो गया। ठीक है जी। अब कोइंसिडेंट लाइंस में हमें क्या दिख रहा है, हमने देखा था इंटरसेक्टिंग में किसी एक पॉइंट पे आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ही पे दोनों चढ़ा पड़ा है, एक ही पे दोनों चढ़ा पड़ा है। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, ये इधर 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 इधर, कितना भी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे इसके। क्योंकि क्या है, ओवरलैप कर रहा है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, ओवरलैप कर रहा है लाइन। अगर एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है तो एक यहाँ पर भी है, यहाँ भी चढ़ा है, यहाँ भी, यहाँ हर एक पॉइंट पे चढ़ा हुआ है। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिला इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मिला, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मतलब कि ये लाइन जितना आगे चलता जाएगा, अब अगर मान लो ये लाइन है, एक ये लाइन है, अब अगर मैं इसके ऊपर अगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये लाइन बन गया, ये एक और लाइन बन गया जो कि इसके ऊपर ओवरलैप्स कर रहा है, तो एक ये भी सॉल्यूशन बन गया, एक ये भी, एक ये भी, एक ये भी, हर एक पॉइंट पे क्या बन रहा है भैया, सॉल्यूशन बन रहा है। तो सेम कहानी यहाँ भी है कि ये क्या हो रहा है, हर एक पे सॉल्यूशन आया जा रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज एन कोइंसिडेंट लाइन। ध्यान से सुनना, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 अगर इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए, then it is a coincident line and it has an infinite solution। इसमें अनेक सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन आ सकते हैं इसका कोई ठीक नहीं है। 1,2 आएगा, 3,5 आएगा, 5, 3 का डिफरेंस है ना, तो 5,8 आएगा। कितना भी आ सकता है सॉल्यूशन, इसका कोई ठीक नहीं। इधर भी सेम कहानी है भैया, इधर हमारा 1,2 आया ना ये, तो फिर लेट्स से 3 तो -2,3 तो 1 आएगा, फिर उसके बाद -5,3 आएगा, -8,5 आएगा। इधर भी बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे और उधर भी बहुत सारे सॉल्यूशन जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, ओवरलैप जहां कर गया उसे हम लोग कहेंगे भैया कोइंसिडेंट लाइंस। और जैसे ही कोइंसिडेंट लाइंस हो गया, वो हमारा बन जाएगा भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसका केस है हमारा ये, ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूं, इसका केस है हमारा क्या, ये अगर a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 तीनों इक्वल आ जाते हैं। एक बात ध्यान में रख लेना, हमेशा बोल रहा हूं, अगर a1 by a2 इक्वल आ जाता है b1 by b2 के, तो तुमको 110% c1 by c2 निकालना ही निकालना। ठीक है, इसमें भैया क्या ना हो रहा है कि तीनों इक्वल आ गए। अब जब तीनों इक्वल आ गए तो वो ओवरलैप्स करते हुए जाएंगे, क्या करेंगे, ओवरलैप्स करते हुए जाएंगे। तो जब ओवरलैप्स करते हुए जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे भैया, कोइंसिडेंट लाइंस। अगर वो कोइंसिडेंट लाइंस हमने कह दिया तो उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वैसे तो एक कोइंसिडेंट लाइन कहो या ना कहो, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ही होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है भैया,
अब इसका हमें केस 1 और केस 2 से क्या पता चला, साइड में लिख लेते हैं। केस 1 और केस 2 से क्या पता चला, ठीक है जी, ठीक है भैया, लिख लेते हैं। हमें केस 1 से पता चला कि a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है तो हम लोग c1 बाई c2 को छोड़ भी सकते हैं। और इससे हमें पता चलता है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो लाइंस है ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्या आएगा भैया, यूनिक सॉल्यूशन, जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। और उसका सॉल्यूशन कितना आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा, एक सॉल्यूशन जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भैया केस 2 पे। अब भैया केस 2 में हमें क्या दिखा कि a1 बाई a2 हमें आ गया भैया b1 बाई b2। अब जब b1 बाई b2 के इक्वल आ गया, अब जब b1 बाई b2 के इक्वल आ गया तो हमें 110% c1 बाई c2 निकालना है, ठीक है जी। तो c1 बाई c2 हमें क्या आ गया, ये जो हो गया भैया इसके भी इक्वल हो गया। इसके जब इक्वल ये हो गया तो हमें इससे क्या पता चला कि ये क्या हो रहा है भैया, ये कोइंसिडेंट कर रहा है। अब भैया जब कोइंसिडेंट कर रहा है तो इसके भैया हो गए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है। यार माइक्रोफोन है नहीं, पंखा की भी नॉइज आ रही होगी आपको, पंखे की भी नॉइज आ रही होगी आपको क्योंकि माइक्रोफोन है नहीं। और बैकग्राउंड में जो नॉइज है उसे थोड़ा इग्नोर मारिएगा। पानी पीना पड़ता है, गला खुल जाता है। अब उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि डर सबको लगता है, गला सबका टूटता है, तो हमें माउंटेन ड्यू को छोड़ के हमेशा पानी पीना चाहिए। समय संख्या हो रही है 9:22। इधर आइए महारानी, इधर आइए गाइस, कैमरा में अभी मैं बता रहा हूँ, इधर आइए महारानी जी, इधर आइए। हेलो गाइस सॉरी ऑल द स्टूडेंट्स, भाइयों बहनों जो भी हो। और ये है मेरी बहन, इसका नाम है स्वर्णा शौर्य, और इसका भी एक यूट्यूब चैनल है स्वर्णा क्रिएटिविटी, एंड उस पे ये नाचने वाला वीडियो बनाती है, जिससे मैं कहता हूँ नचनिया वाला वीडियो। तो अगर आप चाहें तो इसका भी चैनल आप लोग सर्च कर सकते हैं, स्वर्णा क्रिएटिविटी नाम से है। और हाँ एक बात ध्यान रखना, स्वर्णा क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी और स्वर्णा नहीं है, और स्वर्णा क्रिएटिव नहीं है। तो मैडम जी आप जाइए, हमें पढ़ाने दीजिए। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें केस 1 से क्या मिला, केस 1 से क्या मिला, a1 बाई a2 b1 और b2 के इक्वल नहीं है, वो इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो उसका क्या होगा, एक फिक्स्ड उसका एक कोई भी विचित्र सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसका कोई भी ठीक नहीं है, यूनिक आ जाएगा सॉल्यूशन। और केस 2 में हमने क्या देखा कि a1 बाई a2 b1 और b2 केस इक्वल c1 बाई c2 के इक्वल है, और तो उससे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइफ। हम लोग वीडियो बनाने देना, स्टूडेंट्स मेरे बैठे पड़े हैं, मेरे भाई बहन बैठे पड़े हैं, तुम क्या कर रही हो? उनको क्लासेस की जरूरत है, तू निकल बाहर। ठीक है, तो ठीक है भाइयों बहनों, आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है भैया जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है क्या, फाइनल केस जो कि हमारा केस 3। अरे यार मेन चीज तो मिट गया, बोल रहे हैं वीडियो बन रहा है।
वीडियो बन रहा था न्यू गेट अब अंदर से ही लगा दिया जाए। वीडियो कट नहीं करने वाला हूँ मैं। वीडियो कट करना बराबर पा, वीडियो कट करना बराबर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे उसका स्पेलिंग शायद ये होता है, ठीक है। वीडियो कट मैं कभी नहीं करने वाला हूँ। हर एक वीडियो आपको पूरी पूरी मिलेगी, किसी में भी कट या कुछ नहीं रहेगा। तो भैया बात है भैया हम लोग केस 3 पे, केस 3 है, हम लोग वापस से लिख देते हैं। अरे यार ठीक है जी, ये चीज हम लोगों ने वापस से लिख लिया है। बॉक्स को हटा देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे देखें तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अगर हम लोग ले ले 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 76 और क्या ले रहे हैं, और हम लोग ले लेते हैं 15x प्लस 18y इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब भैया अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो वापस से वही खेला। a1 बाई a2 कितना है, a1 हमारा a1 है 5 और a2 कितना है 15। सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू 1/3। b1 बाई b2 हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया भैया 6/18 इज इक्वल टू 1/3। 6/18 इक्वल टू 1/3। अब भैया हमें दिख रहा है कि a1 बाई a2, अरे a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल हो गया। अब भैया जब ये b1 बाई b2 के इक्वल हो गया तो हमें भैया c1 बाई c2 निकालना ही है, 110% निकालना है। तो अगर c1 बाई c2 हम लोग निकालें तो ये भैया 76/17 कट रहा है क्या, 17 के टेबल में 17 5 जा 17 5 जा 85, 17 4 जा 17 से ये कट नहीं हो रहा है, यानी कि ये इतना ही रह गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल आ गया था, जिसके कारण हमें c1 बाई c2 निकालना पड़ा, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो एक हमारा आंसर क्या आया कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है और c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो ये ग्राफ है उस पे सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा भैया, वो बन जाएगा पैरेलल बन जाएगा। अब पैरेलल के केस में होता क्या है कि पैरेलल के केस में ना तो वो ओवरलैप्स करता है और ना तो वो या इंटरसेक्ट करता है, ना तो ओवरलैप्स ना इंटरसेक्ट, वो सीधे सीधे चलते जाएगा, वो कभी भी नहीं मिलेगा। और जब मिलेगा ही नहीं तो उसका कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और इसे हम लोग कह देंगे क्या, पैरेलल लाइंस। रुको भाई, पैरेलल लाइंस में उतना स्पेस नहीं है, तो इसे हम लोग कह देंगे क्या, पैरेलल लाइंस, जिसका होता है क्या भैया, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। नो सॉल्यूशन हो गया भैया इसका, तो इसका सॉल्यूशन कहीं से भी नहीं निकलेगा। अब भैया जब सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो इसका केस क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। एक चीज देखना,
हमारे पास a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल आ गया, तो भैया c1 बाय c2 हमें निकालना पड़ेगा। और भैया जब c1 बाय c2 निकाला तो वो इसके इक्वल ही नहीं आ रहा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल लाइन बना देगा, और पैरेलल बना देगा तो वो भैया कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है भैया, अगर इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं निकलेगा। तो इसे में क्या कंक्लूड होता है कि भैया पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन आता है, और उसका केस होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब अगर हम लोग पूरा अगर देखें, अब इस सब को मिटाते हैं और फाइनल कंक्लूजन देखते हैं, फाइनल कंक्लूजन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या निकला हमारा केस 3 में, केस 3 में हमारा निकला क्या, a1 by a2 is equal to क्या होगा, is equal to b1 by b2 is not equal to भैया c1 by c2। अब जब c1 by c2 इक्वल है ही नहीं और b1 by b2 और a1 by a2 इक्वल है, तो वो क्या बना देंगे भैया, वो बना देंगे पैरेलल लाइंस, जिसका होता है भैया हमारे पास आ गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई फिक्स्ड आंसर ही नहीं आएगा इसका। भैया इंटरसेक्ट जब करेगा ही नहीं तो आंसर किस बात का? केस 1 में भैया इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोई भी एक सॉल्यूशन, कोई भी यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। ओवरलैप कर रहा है तो भैया कोइंसिडेंट है, भैया ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर ओवरलैप्स मान लो, अगर ओवरलैप कर रहा है तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, कितना भी सॉल्यूशन हो सकता है उसका। ओवरलैप कर रहा है तो हर पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट कर ही रहा है, और अगर हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कितना भी सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसे क्या कर देंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर देंगे। ओवरलैप जहां भी ओवरलैप कर दिया, जहां भी ओवरलैप कर दिया, जहां भी ओवरलैप कर दिया, वहां पर हो गया भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और पूरे एक्सरसाइज 3.1 में सिर्फ और सिर्फ यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है एक्सरसाइज 3.1। तो अगर देखा जाए तो आज की इस वाली लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि हमारा पहला कंसेप्ट तो भैया क्लियर हो गया। अब इसमें हमें एक या दो चीज और पढ़ना है, विच इज पहला हमारा सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, नहीं हाँ वही है, हमें सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ना है विच इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। सोच रहा था वैसे इसका पूरा एक वन शॉट ही बना दूं, लेकिन क्लास में भी कितना जाएगी, 3 घंटे के अप्रोक्स या उससे भी ज्यादा। अगर बोलोगे तो करा दूंगा, बट आई वुड से कि कंसेप्ट जो है इसके, इसमें हमारे पास भैया दो कंसेप्ट, कितने कंसेप्ट, कितने कंसेप्ट, तो भैया इसमें हमारे पास दो कंसेप्ट, जिसमें से हमने पहला कर लिया है, दूसरा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और उसी के बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही, नेक्स्ट नहीं, हम लोग जब दूसरा कंसेप्ट खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एक लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्सरसाइज 3.1, 3.2 और 3.3 तीनों एक साथ रहेगा, चाहे वो 2 घंटे या 3 घंटे का ही क्यों ना हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा 110% आईडी रहेगी। तो कल हम लोग करेंगे इसका सेकंड कंसेप्ट। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड
भाई। और हाँ, इसका हम लोग करेंगे वो ये तैयारी, ये कल वीडियो आ रही है कंसेप्ट 2 का, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड का कंसेप्ट 2 जो है हमारा, उसका वीडियो ये कल आ रहा है, ठीक है जी। तो कल हम लोग इसको पढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आप लोगों से, एंड बाय बाय एंड गुड नाइट, आपको सोना। और क्लास 10th है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पढ़ाई का, एकदम आराम से पढ़ाई करनी है, कोई भी लोड वगैरह नहीं लेना है। मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय।